तो आज हम पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। 3 ठीक है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सोर्स ऑफ अथॉरिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या, कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स क्या है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया है सोर्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। अब ये क्या है, एक लीगल फिक्शन मतलब क्या, एक्चुअल में इंडियन पीपल ने कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम लिखा नहीं था, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ने लिखा था, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, सारे इंडियंस ने इसको एक्सेप्ट किया है, इसको क्या बोलते हैं हम, लीगल फिक्शन बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें फिलोसफी कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो इसका हमने देखा था नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, मतलब इंडियन स्टेट का नेचर कैसा होगा, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि मेजॉरिटीज किस टाइप की होती है इंडिया में, मेजॉरिटी किस टाइप की होती है। फिर हमने देखा था डेट ऑफ एडॉप्शन, डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सेक्युलर पे। तो यहाँ पे सेक्युलर स्टेट सेक्युलर प्रोटेक्ट्स ऑल religious equally, does not uphold equally and does not uphold any religion as a state religion. This in itself is one of the glowing achievements of the Indian democracy when her neighbors such as Pakistan, Bangladesh, Burma uphold particular religious as a state religious. ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, सेक्युलर का यहाँ पे डेफिनेशन क्या होती है। लेकिन उससे पहले जब भी हम बात करते आईएसएम, फॉर एग्जांपल हम बोलें सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म मतलब जो ये आईएसएम है ये एक तरह की आइडियोलॉजी हो जाती है। जब भी किसी में आईएसएम लगता है तो हम उसको बोलते हैं आइडियोलॉजी है। वही हम बात करें टीआरएशन, तो ये प्रोसेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सेक्युलराइजेशन, कैपिटलाइजेशन, तो ये प्रोसेस है जो कंटिन्यूस अभी चल रही है। ठीक है। और आईएसएम मतलब क्या होता है, आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी। टीआर मतलब क्या होता है, प्रोसेस, प्रोसेस। ठीक है। अब जो हम बात करें स्टेट और रिलीजन की, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेक्युलरिज्म इसको बोलते क्या किसे है। तो फॉर एग्जाम्पल की डेफिनेशन हम देखें तो सेपरेशन मतलब क्या, स्टेट, स्टेट और रिलीजियस में, रिलीजन में कंप्लीट सेपरेशन हमें देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब क्या, स्टेट रिलीजन के मैटर पे इंटरफेयर नहीं करेगी, वहीं रिलीजन जो है स्टेट के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है। इसको हम एक डेफिनेशन ये हो जाती है सेक्युलरिज्म की। लेकिन ये हो जाती है यूएस और यूके की डेफिनेशन। लेकिन हम बात करें वहीं फ्रांस की, फॉर एग्जांपल हम यूएसए स्टेट की ले, यूएसए और रिलीजन की ले, तो यहाँ पे यूएसए क्या बोलता है, कंप्लीट सेपरेशन बोलता है रिलीजन से और यूएसए से। मतलब क्या, स्टेट जो है रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगी और रिलीजन जो है स्टेट में इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन अब यहीं पे अगर फ्रांस की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेशन फिर चेंज आती है। फॉर एग्जांपल फ्रांस में पब्लिक पब्लिक प्लेसेस पे आपके रिलीजियस जो भी आर्ट है, फॉर एग्जांपल धागा, कड़ा या फिर बुरखा, ये सब पहनना अलाउड नहीं है। क्योंकि क्यों, क्योंकि स्टेट सेक्युलर है और आपको स्टेट में सेक्युलर ही रहना पड़ेगा। आप अपने रिलीजियस टेम्पल के अंदर, अपने होम के अंदर जो पहनना है वो पहनो, लेकिन जब पब्लिक प्लेस में आप रहते हो तो आपको एज सेक्युलर रहना पड़ेगा। ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो जाती है फ्रांस की। जब हम बात करें चाइना की और रिलीजन की, तो चाइना क्या बोलता है, अगर आप किसी भी पब्लिक ऑफिस, यहाँ पे पब्लिक ऑफिस में बैठते हो, तो अगर आप पब्लिक गवर्नमेंट हो या फिर पब्लिक चाइनीज़ पार्टी में हो, तो आप कोई सा रिलीजियस फॉलो ही नहीं कर सकते। मतलब आपको सेक्युलर, कंप्लीट सेक्युलर रहना होगा, कंप्लीट सेक्युलर यहाँ पे रहना होगा। आप कोई सा रिलीजियस फॉलो ही नहीं कर सकते।
ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम बात करें वुमेन की, वुमेन का रोल क्या है सोसाइटी में, कि मल्टीपल रोल्स। फॉर एग्जांपल वुमेन बर्थ देती है चाइल्ड को, करेक्ट। अब वुमेन्स क्या क्या डिसीजन ले सकती है, फॉर एग्जांपल डिसीजन में हम बात करें वुमेन क्या क्या डिसीजन ले सकती है, तो वुमेन लोन, मतलब वुमेन अकेले नहीं रह सकती, हस्बैंड और मैन फैमिली के साथ रहना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल जब बर्थ चाइल्ड को देगी तो चाहे क्या वो एबॉर्शन करा सकती है, क्या वुमेन चाइल्ड को बर्थ देगी और चाहती कि वो एबॉर्शन कराए, तो क्या वुमेन अकेली ये डिसीजन ले सकती है, या फिर हस्बैंड के साथ लेगी, या फिर फैमिली ये डिसीजन लेगी, या फिर सोसाइटी ये डिसीजन लेगा, या फिर रिलीजियन ये डिसीजन लेगा एबॉर्शन का। तो ये सब, और जब वुमेन इस तरह का डिसीजन लेगी तो स्टेट्स यहाँ पे रूल्स बनाती है कि आपको फैमिली से परमिशन लेना पड़ेगी, हस्बैंड से परमिशन लेना पड़ेगी, सोसाइटी से परमिशन लेना पड़ेगी, या फिर स्टेट अगर रिलीजन फॉलो कर रहा है तो सीधे सीधे बोला कि आपके हमारे स्टेट रिलीजन में ही ऐसा नहीं है तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में डिवोर्स और एबॉर्शन नहीं होता है, मतलब बैड माना जाता है, ठीक है। और अगर अब स्टेट जो है सेम क्रिश्चियनिटी अगर फॉलो कर ले, फॉर एग्जांपल यूएसए, फ्रांस या यूके, तो वुमेन्स के ये राइट्स तो चले ही जाएंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिलीजियस यहाँ पे ऐसा वुमेन नहीं कर सकती, अलाउड नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे जब बात करें सेक्युलरिज्म की, तो यूएसए का सेक्युलरिज्म क्या बोलता है, सेक्युलरिज्म क्या बोलता है, नॉन इंटरफेरेंस, नॉन इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस अफेयर, नॉन इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस अफेयर्स। मतलब क्या, म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। मतलब क्या, रिलीजियस और रिलीजियस और स्टेट दोनों मिलके आपस में एक म्यूचुअल एक सेंट बनाते हैं कि हम आप एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हम नेक्स्ट चले तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेट डज नॉट आइडेंटिफाई इटसेल्फ with a religion, nor does it proclaim state religion। मतलब स्टेट का कोई रिलीजन नहीं, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट देखें, लेकिन हम बात करें इंडिया की, तो फॉर एग्जांपल स्टेट है, यहाँ पे स्टेट हो गई इंडिया की। हम बात करें हिंदूज की। अब इंडिया में बहुत सारे रिलीजियस है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम्स हैं, यहाँ पे पारसीज हैं। अब फॉर एग्जांपल सपोज कि एक टाइम में जो हिंदूज हैं, हम इस इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब ऐसा होता है तो मतलब क्या, स्टेट अब डिसाइड करेगी कि रिलीजियस का अफेयर किस तरह टैकल होगा। मतलब अभी क्या है, एक पर्सन ए है जो हिंदू है, जो पर्सन ए हिंदू है वो जिस तरह चाहे भगवान को प्रे कर सकता है, ठीक है, भगवान को अपने भगवान को मान सकता है। लेकिन अब होगा क्या, यहाँ पे स्टेट बताएगा कि आपको प्रे कैसे करना है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी, भगवान को कैसे प्रे करना है, रिलीजियस की अफेयर्स कैसे होते हैं, ये स्टेट खुद डिसाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फ्रांस, यहाँ पे फ्रांस क्या बोलता है, अगर इस तरह के अफेयर्स होते हैं तो फ्रांस बोलता है कि आप बरखा बुरखा या जो सीख रहे थे वो टर्बन नहीं बांध सकते पब्लिक प्लेस पे। क्यों? क्योंकि स्टेट जो है सेक्युलर है और आपको भी सेक्युलर जब पब्लिक प्लेस पे हो
तो अब सेक्युलर रहना पड़ेगा। आप घर में जाओ तो कुछ भी कर सकते हो, आपको बरखा बुर्का पहनना है, टर्बन पहनना है, चलेगा। लेकिन स्टेट मतलब पब्लिक प्लेस में आपको ये नहीं कर सकते। ठीक है। वही हम बात करें चाइना की, तो चाइना क्या करता है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी को फॉलो करता है। और कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं यहाँ पे कि रिलीजन इज ओपियम ऑफ द मासेस, रिलीजन इज ओपियम ऑफ द मासेस। मतलब क्या, अगर आप फॉर एग्जांपल आप किसी पुअर पर्सन से पूछो जो भगवान को प्रे करता है कि हमें रिवॉल्यूशन करना है स्टेट के खिलाफ क्योंकि स्टेट काफ़ी अच्छी नहीं है, तो ये पुअर पर्सन जो रिलीजियस है, भगवान में मानता है, वो क्या बोलेगा कि हमको तो बस 10 साल के लिए यहाँ पे, कुछ सालों के लिए यहाँ पे अर्थ पे, उसके बाद क्या होगा, हमें तो मोक्ष मिल जाएगा, हम भगवान के पास चले जाएंगे। अब हम यहाँ पे हमने पाप नहीं किया है तो भगवान हमें सज़ा कम देगा। लेकिन जो रिच पीपल है इन्हें काफ़ी ज़्यादा पाप किया है तो यहाँ पे भगवान उनको देख लेंगे। तो मतलब क्या, यहाँ पे पुअर पीपल जो भगवान में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं वो रिवोल्ट नहीं करते अगेंस्ट स्टेट। ठीक है, सेम। तो इसीलिए यहाँ पे चाइना क्या बोलता है कि चाइना एकदम स्ट्रिक्ट, कि अगर आप गवर्नमेंट में हो चाइना की तो आप कोई सा भी रिलीजन जो है फॉलो ही नहीं कर सकते, आपको खुद ही सेकुलर होना होगा। आप गीता नहीं पढ़ सकते, आप क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियन में बाइबल नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते, कहीं मुस्लिम हो तो आपको रिलीजियस फॉलो ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जिंगजियांग में, अब जिंगजियांग में कोई पॉलिटिशियन सिलेक्ट होगा और वहाँ पे क्या कौन रहते हैं, उइगर मुस्लिम रहते हैं। अब कोई उइगर मुस्लिम सिलेक्ट हो गया यहाँ पे जिंगजियांग में, तो क्या गवर्नमेंट जिंगजियांग से गवर्नमेंट में, तो ये अपना मुस्लिम धर्म फॉलो ही नहीं कर सकता। ठीक है। इसके बाद हम आगे चले तो बात करते हैं इंडिया की। इंडिया ने क्या कर रखा है, प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है रिलीजियस से, प्रिंसिपल डिस्टेंस। अब प्रिंसिपल डिस्टेंस से मतलब क्या है कि इंडिया को जो है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड डिग्निटी ये पीपल की मेंटेन करनी है। अगर कोई रिलीजियस अफेयर इनको अफेक्ट कर रहा है तो स्टेट जो है इंटरफेयर करेगा, नहीं तो फिर एब्सटेन कर जाएगा। अगर कोई भी रिलीजियस अफेयर्स किसी भी पर्सन की लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और डिग्निटी को अफेक्ट करते हैं तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको प्रोटेक्ट करें। वहीं अगर ऐसा कुछ होता नहीं है तो फिर रिलीजियस मैटर में स्टेट जो है एब्सटेन कर जाएगा, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल डिस्टेंस हम मेंटेन करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे एक ब्रिटिशर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो उन्होंने काफ़ी सारे लॉज लाए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल विडोज़ जो है मैरिज कर सकती हैं, विडोज़ जो मैरिज कर सकती है। उसके बाद सती सिस्टम को जो उन्होंने बैन कर दिया था। मतलब क्या, यहाँ पे रिलीजियस रिफॉर्म्स ब्रिटिशर्स जब आए थे और पोर्चुगीज और यूरोपियंस आए थे तो यहाँ पे रिलीजियस रिफॉर्म्स ला रहे थे। अब इंडियंस को ये सब पसंद नहीं आया, उनको लगा कि ब्रिटिशर्स जो है हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब हमको क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं और इसके एक प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे इंडिया में। अब फिर 1857 में राइफल का एक इशू होता है जिसकी वजह से पीपल्स क्या लोग क्या सोचते हैं, एकदम भड़क जाते हैं कि ब्रिटिशर्स जो हमसे हमारा धर्म छीन लेंगे। ठीक है। तो ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं, जितने इंडियंस रिलीजियस हैं, जितने ज़्यादा इंडियन जो है रिलीजियस है, उतना ही ब्रिटेन यूरोपियन क्या है, सेक्युलर है। सेक्युलर है मतलब आप इंडिया को सेक्युलर एक कंट्री बना ही नहीं सकते थी इजीली। तो इंडिया के पास अपनी खुद की सेक्युलर की डेफिनेशन यहाँ पे है। फॉर एग्जांपल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में क्या हुआ था कि यहाँ पे प्रियम्बल में 3 टर्म्स को ऐड किया गया था।
सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी ऑफ, ये 3 टर्म्स को ऐड किया गया था। अब पहले मतलब 1976 के इम्प्लिसिट मतलब इसके पहले यहाँ पे क्या सेक्युलर किसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो सेक्युलर नहीं थे कि 1976 के पहले था। कॉन्स्टिट्यूशन 1976 के पहले भी सेक्युलर था, लेकिन मतलब 1976 के बाद क्या हो गया, वो एक्सप्लिसिट हो गया कि हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हम सेक्युलर कंट्री, 46 जो कि 47 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, मतलब क्या यहाँ पे स्टेट, अब इंडियन की डेफिनेशन क्या होती है कि स्टेट जो है ना ही किसी रिलीजियस को प्रमोट करेगा और ना ही किसी रिलीजियस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करेगा। ठीक है, तो ये इंडिया की फिलॉसफी हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल है क्या हमारे पास, तो हमारे पास है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 कि हम किसी भी पर्सन को रिलीजियस के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 सेम, हम जॉब में किसी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस। यहाँ पे आर्टिकल 25 to 28 हमें रिलीजियस फ्रीडम दी जाती है, वहीं सेक्युलरिज्म, अब क्या, तो सेक्युलरिज्म क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? हाँ, तो सेक्युलरिज्म जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये किसमें कहा था? एसआर बोम्मई केस में 1994 में कहा गया था कि जो सेक्युलरिज्म है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एसआर बोम्मई केस में 1994 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें और अगर हम बोले कि सेक्युलरिज्म पहले इम्प्लिसिट कैसे था, तो हम बात करते हैं फ्रेटर्निटी की। हमारे मतलब क्या, ब्रदरहुड हमारे प्रेम्बल में पहले से ही था। मतलब हमारे फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है? कॉमन ब्रदरहुड। अगर आप सेक्युलर नहीं हो, क्योंकि इंडिया क्या है, डाइवर्स है, मल्टीपल रिलीजियस, कास्ट, लैंग्वेज, एथनिसिटी। क्योंकि जब बात करते हैं हम कन्नड़ा लैंग्वेज में लोग लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे कन्नड़ा में कौन लोग लड़ रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, कन्नड़ा मुस्लिम, या फिर कन्नड़ क्रिश्चियन, मतलब काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन है। अब यहाँ पे अगर आप कन्नड़ा में एक लैंग्वेज को स्पेसिफाई कर दो, डाइवर्सिफाई मतलब प्रोटेक्ट करोगे, तो कैसे चलेगा? करेक्ट। सेम यहाँ पे कन्नड़ हिंदू, कन्नड़ मुस्लिम, कन्नड़ क्रिश्चियन, तो मतलब क्या, इंडियन जो है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। तो स्टेट एक रिलीजियस फॉलो नहीं कर सकता, इसलिए हम बोलते हैं, जब हम बात करते हैं प्रियम्बल की, तो बात करता है फ्रेटर्निटी की, जो कि है कॉमन ब्रदरहुड, और कॉमन ब्रदरहुड बिना सेकुलरिज्म के हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं इंडिया जो है सेक्युलर कंट्री है। इवन 1976 के पहले भी, जब सेक्युलर प्रियम्बल में नहीं था, उसके पहले भी जो इंडिया है एक सेक्युलर कंट्री हुआ करता था। और साथ ही में यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट, यहाँ पे हम बोलते क्या है, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। अब जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑफ द पीपल मतलब क्या, पीपल के द्वारा, तो यहाँ पे हम बात सिर्फ हिंदूज की नहीं करते, यहाँ पे हम बात करते क्रिश्चियंस की, पारसीस की, बुद्धिस्ट की, जैन्स की, मुस्लिम्स की, ज्यूस की। ठीक है, तो यहाँ पे ओनरशिप हिंदूज के पास नहीं है, यहाँ पे इन सारे रिलीजियस के पास सारी ओनरशिप है। तो मतलब क्या, बिना सेक्युलरिटी के हम कैसे इंडिया में मेंटेन कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्रिश्चियन। तो यहाँ पे हम बोलते हैं
स्टेट प्रोटेक्ट्स ऑल रिलीजियस इक्वली एंड डज नॉट अपहोल्ड एनी रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। ठीक है, कि हम रिलीजियस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी के भी साथ, या फिर स्टेट जो है रिलीजियस के बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला आता है जस्टिस। अब जस्टिस में हम देखते हैं सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो यहाँ पे पॉलिटिकल जस्टिस सबसे पहले हम देखते हैं सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस क्या होता है? फॉर एग्जांपल दलित, भीमराव अंबेडकर जब स्कूल जाते थे तो उनके एक जो वेल था जो दलित के लिए अलोकेट था वो कम्प्लीटली ड्राई हो गया था, सूख गया था। लेकिन जो ब्राह्मण्स और अपर कास्ट के लोग हैं उनके पास जो वेल था उसमें पूरा पानी भरा हुआ था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यहाँ से पानी पीना अलाउड था ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो दलित है। और इंडिया में कास्ट के बेसिस पे हम प्योरिटी और पॉल्यूशन डिसाइड करते हैं। मतलब अगर आप दलित हो तो आप पॉल्यूटेड हो, गंदे हो, पर आप ब्राह्मण या फिर अपर कास्ट से हो तो आप प्योर हो। ठीक है, मतलब बाय बर्थ आपके साथ सोसाइटी जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे रिजर्वेशन फॉर एग्जांपल पीपल क्रिटिसाइज करते हैं, करेक्ट। लेकिन रिजर्वेशन जब आप बोल रहे हो कि आपको अभी 100 पर्टिकुलर ईयर्स भी नहीं हुए हैं, लेकिन जब हम बात करें दलित की तो हम बात करें लेटर वैदिक पीरियड से लेकर अब तक इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, करेक्ट। लेकिन तो रिजर्वेशन यहाँ पे सिर्फ एक सोसाइटल जस्टिस नहीं है, यहाँ पे जिस तरह महात्मा गांधी बोलते हैं एक तरह की अपॉलॉजी है जो डिस्क्रिमिनेशन दलित के साथ हुआ है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी भी काफ़ी दलित जो है सीवेज में बिना किसी प्रोटेक्शन के, गियर्स के, प्रोटेक्टिव गियर के, मास्क के नाला साफ करते हैं हमारे घर का। ठीक है, अब यही हम इवन आफ्टर 2013 जो है ये बैन हो चुका है कि कोई भी पर्सन जो इस तरह सीवेज में साफ करने के लिए नहीं उतरेगा। लेकिन अभी भी ऐसा होता है कई इंडियन कंट्रीज में, कई इंडियन सिटीज़ में। ठीक है, तो ये सोशल इनजस्टिस है जिसको बोल सोशल इनजस्टिस है। मतलब क्या अभी भी काफ़ी सारे दलित, मतलब एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लोग क्या है मैनुअल स्केवेजिंग करते हैं, मैनुअल स्केवेजिंग करते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या होता है क्लैश होता है। मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि सोशल जस्टिस मिलना चाहिए। वही एम्पेरिकल रियलिटी क्या है? एम्पेरिकल रियलिटी मतलब अभी हकीकत क्या है, जो करंट सिचुएशन क्या है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मतलब क्या आर्टिकल 17 यहाँ पे बोलता है अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड। मतलब क्या वो रियल में अबॉलिश हो चुकी है, मतलब कि ग्राउंड लेवल पे अबॉलिश हो चुकी है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलते हैं हमने पब्लिक को डेमोक्रेसी तो दे दी है इंडिया को, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आप देखो तो डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है, करेक्ट। तो अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 अबॉलिश तो कर दिया, लेकिन अभी भी हम कई केसेस देखते हैं। फॉर एग्जांपल जो दलित लोग हैं वो शादी में घोड़े पे नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोशल जस्टिस करे, अ कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म टू रिमूव सोशल इम्बैलेंस बाय लॉ हार्मोनाइजिंग द राइवल क्लेम्स और द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड और सेक्शंस in the social structure or individuals by means of which alone it would be possible to build up a welfare state। इसमें हम कौन से स्टेट इसका किसने यहाँ पे किस में कहा गया था? तो सुप्रीम कोर्ट के केस में दालमिया सीमेंट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 में। ठीक है,
फिर हम आगे चलते हैं तो हम आते हैं पॉलिटिकल जस्टिस पे। तो पॉलिटिकल जस्टिस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करते हैं सेक्शन 8 क्लॉज 4 की, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट और 1951 में। तो यहाँ पे जब भी हम फॉर एग्जांपल कोई क्रिमिनलाइज हो जाता है, उसको सज़ा मिल जाती है, तो वो वोट नहीं कर सकता, ठीक है। वो किसी भी लेजिस्लेटिव इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता। अगर कोई क्रिमिनल है, उसको सज़ा मिल जाती है, तो किसी भी तरह के लेजिस्लेटिव इलेक्शन मतलब क्या, लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई मिनिस्टर है और वो क्रिमिनलाइज हो जाता है, तो उसको अगर फॉर एग्जांपल ये मिनिस्टर है एक, और उसको क्रिमिनलाइज हो जाता है, मतलब क्या, उसको सज़ा मिली है, वो वैलिड हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट मान लेता है, उसको सज़ा दे देता है, सज़ा सुना देता है, तो ये मिनिस्टर क्या कर सकता है, 3 महीने में वापस से सुप्रीम कोर्ट रीच या कोई से हाई कोर्ट रीच कर सकता है, और वापस से केस के लिए पिटीशन दायर कर सकते हैं, मतलब रीओपन करा जाए और उसकी सज़ा कम करा जाए और मिनिस्टर से कंटिन्यू करें। मतलब दिस 3 महीने तक क्या होता है, इसकी जब तक ये 3 महीने पूरे नहीं जाते, ये अभी भी मिनिस्टर कंटिन्यू रह सकता है। और अगर अब वापस से सुप्रीम कोर्ट से सज़ा हटा देता है और अलाउ कर देता है, तो मतलब क्या, ये अभी भी मिनिस्टर रह सकता है। मतलब क्या, लेजिस्लेटिव के साथ एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मतलब मैन वर्सेस मैन यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मतलब एक मैन, कॉमन मैन है, वो क्रिमिनलाइज हो गया है, तो ये लेजिस्लेटिव में पार्ट मिनिस्टर के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वोट नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक मैन क्रिमिनल है, मतलब एक मिनिस्टर क्रिमिनल है, तब भी वो अपनी लेजिस्लेटिव में क्या है, इसे मिनिस्टर कंटिन्यू कर सकता है। तो तेरा डिस्क्रिमिनेशन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, करेक्ट। तो यही केस क्या था, लिली थॉमस केस। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि अगर कोई मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव पर्सन क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है, मतलब क्रिमिनल बना दिया जाता है कि हाँ इसने क्राइम किया है, मान लिया जाता है क्राइम किया है, तो फौरन उसकी सीट वहाँ से वैकेट हो जाती है। मतलब उसी पर्टिकुलर डे अब से वो मिनिस्टर नहीं रहा है, उसकी सीट वहाँ पे वैकेट हो चुकी है। तो यही था लिली थॉमस केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें क्या बोलते, द एब्सेंस ऑफ एनी आर्बिट्ररी डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन एंड मैन इन पॉलिटिकल स्फीयर। मतलब सभी पर्सन्स को पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए, पॉलिटिकल स्फीयर में इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम आगे आते हैं, तो हम आते हैं इकोनॉमिक जस्टिस पे। तो यहाँ पे द आइडियल ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस टू मेक इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मीनिंगफुल एंड लाइफ वर्थ लिविंग। मतलब क्या, यहाँ पे मतलब क्या, यहाँ पे फ्री हाउस, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट निकालती है फ्री हाउसिंग स्कीम, कुछ लोगों को जो है फ्री हाउस देती है, तो क्या ये इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है? नहीं, ये गवर्नमेंट क्या करती है, गरीब लोगों को देती है। मतलब क्या, जस्ट इकोनॉमिक जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है। मतलब स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, मतलब कुछ पोर्शन में लीगल प्रॉपर रीज़न है, तो फॉर एग्जांपल पुअर्स को हाउस प्रोवाइड कर सकती है, उनके लिए अच्छी स्कीम्स निकाल सकती है, करेक्ट। यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगा सकती है, मतलब आपकी जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी आप पे टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे हम बात करें फ्री बीज की, फॉर एग्जांपल फ्री बीज की, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट्स बोलती है, पार्टीज बोलती है कि आपको कलर टीवी देंगे, कलर टीवीज देंगे, तो क्या ये इकोनॉमिक जस्टिस है? हाँ शायद, हाँ शायद नहीं। मतलब क्या, आप किसी सेक्शन ऑफ वुमेन को कलर टीवी प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब एक तरह की ब्राइब दे रहे हो, करेक्ट, एक तरह की वोट के लिए ब्राइब दे रहे हो। लेकिन यहाँ पे मिनिस्टर क्या बोलते हैं कि हमारी वुमेन दिन भर काम करके थक जाती है, अब लास्ट में उनको आफ्टरनून का टाइम मिलता है तो वो टीवी देख के रिलैक्स कर सकती हैं,
तो मतलब से कि मतलब क्या, एक तरह का इकोनॉमिक जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, करेक्ट। तो काफ़ी वेग लाइन, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, जब केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया था, ये पावर देता है कि फ्रीबीज को डिफ्रेंशिएट करना, एक बेनिफिशियल स्कीम को डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी हार्ड है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि इलेक्शन कमीशन को ही पावर देता है, इलेक्शन कमीशन को, क्या पॉलिटिकल पार्टीज से डिस्कशन करो और क्या फ्रीबीज होती है, क्या अलाउड फ्रीबीज है क्या नहीं है, इसके बारे में आप डिसीजन लो, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ, ठीक है। क्योंकि इस तरह फ्रीबीज अगर कंटिन्यू रहती हैं तो फिस्कल डेफिसिट पे असर पड़ता है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली। और जो इकोनॉमिक जस्टिस, अभी हमने केस की बात करी फ्रीबीज की, ये कौन सा केस था, सुब्रमण्यम बालाजी, सुब्रमण्यम बालाजी 2013 की, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि फ्रीबी शेक द रूट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट करता है, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट करता है टू कंसल्ट विथ पॉलिटिकल पार्टीज टू फ्रेम रूल्स फॉर मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो इसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। जहाँ पे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट था, ठीक है। अब लिबर्टी मतलब क्या होता है, फ्रीडम ऑफ थॉट, मतलब आप क्या सोचते हो, आपका बिलीफ क्या है, एक्सप्रेशन, फेथ एंड वर्शिप, मतलब आप क्या भगवान में मानते हो, भगवान में नहीं मानते हो, आप उसको एक्सप्रेस किस तरह करते हो, आपके बिलीफ, फेथ, आप भगवान को किस तरह पूजा करते हो, इसकी लिबर्टी, आज़ादी होना चाहिए, ठीक है। लिबर्टी। इक्वलिटी मतलब क्या, बैनिशमेंट ऑफ इनइक्वालिटी, इक्वलिटी मतलब ये नहीं होता है कि आप सबको एक जैसे ट्रीट करोगे, फॉर एग्जांपल पुअर पर्सन है और रिच पर्सन है, तो इक्वलिटी ये नहीं होता कि हम दोनों पर्सन को इक्वल ट्रीट करेंगे। अगर ऐसा होगा तो रिच जो है रिच होता जाएगा क्योंकि इसके पास काफ़ी सारा पैसा है, तो मतलब कि काफ़ी सारे बेनिफिट खुद खरीद सकता है। पुअर ये सब नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर आप दोनों के लिए सेम पॉलिसीज़ बनाओगे तो वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पे इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, बैनिशमेंट ऑफ इनइक्वालिटी, मतलब हमें पुअर और रिच के बीच में जो इनइक्वालिटी है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो कलेक्ट हो रही है वो हटाना है, ठीक है। तो मतलब क्या, इक्वालिटी मतलब बैनिशमेंट ऑफ इनइक्वालिटी। फ्रेटर्निटी की बात करें तो क्या होता है, अ फीलिंग दैट वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ सेम सॉइल, द सेम मदरलैंड, मतलब क्या, फिर चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, हिंदू हो, ज्यूस हो, ये सब में फ्रेटर्निटी, कॉमन ब्रदरहुड की फीलिंग होना चाहिए आपस में, कि हम एक सेम सॉइल के चिल्ड्रन हैं, सेम मदरलैंड है हमारी, सेम माँ है, वो है इंडिया, ठीक है। सेकंड आता है डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। अ फ्रेटर्निटी कैन नॉट हाउएवर बी इंस्टॉल्ड अनलेस द डिग्निटी ऑफ ईच ऑफ इट्स मेंबर इज मेंटेन्ड, मतलब क्या, फॉर एग्जांपल आप हिंदूज मुस्लिम जिसको सपोर्ट नहीं करते चलेगा, लेकिन आपको इस तरह, मतलब इस चीज़ को मानना नहीं है, लेकिन एक तरह का डिग्निफाई रिस्पेक्ट जो हम बोलते हैं वो देनी है। सेम जो है मुस्लिम्स को, हिंदूज़ को, पंजाब सिख्सों को, सेम सिख्स को, हिंदूज़ को एक तरह से रिस्पेक्टफुली देखना है, डिग्निटी जो हमारी होती है मेंटेन रखनी है, करेक्ट। तो और बिना डिग्निटी के हम फ्रेटर्निटी को जो है मेंटेन नहीं कर सकते, करेक्ट। तो यहाँ पे डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल नेसेसरी है।
ठीक है। तो यहाँ पे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रियम्बल में ऑब्जेक्टिव्स है उसके। इसके बाद हम आते हैं क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। तो बेरुबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है नहीं, जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि प्रियम्बल जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू एकदम लास्ट में लाया गया था। ठीक है। अब यहाँ पे बेरुबर यूनियन केस में क्या होता है, कुछ पार्ट पाकिस्तान को इंडिया देना चाहती थी डील के थ्रू, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या है मना कर देता है नहीं, चूंकि गवर्नमेंट क्या बोलते हैं यहाँ पे कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट क्या है सोवरेन है। मतलब अगर कोई सोवरेन है तो कोई भी डिसीजन ले सकता है। तो मतलब कल से गवर्नमेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन हटा के डेमोक्रेसी ही हटा सकती है। गवर्नमेंट कल से बोलेगी कि हम इलेक्टेड ये जो साल है करंट गवर्नमेंट है वो 10-50 साल तक चलेगी, फॉर एग्जांपल जैसे रशिया में हुआ है। तो क्या ये हो सकता है इंडिया में? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे इंडिया में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अब बेरोबरी केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि आप अपने किसी भी स्टेट या किसी भी एरिया को किसी दूसरी कंट्री को गिफ्ट नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो ऐसा करना तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, उसके थ्रू आप ये कर सकते हो। तो बेरोबरी केस के बाद गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करा और पाकिस्तान को कुछ लैंड दिया। इसके बाद आता है केशवानंदा भारती केस, स्टेट ऑफ केरला, जिसमें गवर्नमेंट क्या बोलती है, यस सुप्रीम कोर्ट सॉरी क्या बोलता है कि हाँ जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। यस, प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम क्विक पॉइंट्स देख लेते हैं कि अब यहाँ पे जो प्रियम्बल है, तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद प्रियम्बल। मतलब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे पहले उसने प्रियम्बल इंट्रोड्यूस किया था। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। प्रियम्बल एड्स लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द लैंग्वेज फाउंड टू बी एम्बिगुअस। प्रियम्बल बाय इटसेल्फ इज नॉट इन्फोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब प्रियम्बल जो है कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिबल नहीं है। इसके थ्रू देख के कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नहीं मांग सकता। आपको उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स और जो लॉज बनाए गए उसके अकॉर्डिंग आपको चलना, उसके अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट जो है फैसले लेता है, ना कि प्रियम्बल के थ्रू। यहाँ पे इफ़ एनी पावर इज नॉट गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पावर नहीं दी गई है तो प्रियम्बल उसको प्रोवाइड नहीं करा सकता। साथ ही में इफ़ एनी पावर इज नॉट स्टॉप्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में स्टॉप नहीं करी गई तो प्रियम्बल कांट स्टॉप इट। मतलब प्रियम्बल उसको रोक भी नहीं सकता। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आता है आधार का केस। आधार का कि गवर्नमेंट क्या करती है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन 12 डिजिट नंबर जो है निकालती है, जिसमें बायोमेट्रिक्स सबका फिंगर रहता है। अब यह जिसको हम बोलते हैं, जिसको कॉरपोरेशन UIDAI जो है रेगुलेट करती है और मेंटेन करती है। ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, गवर्नमेंट बोलती है काफ़ी सारे लीकेजेस, मतलब जितनी गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है गवर्नमेंट को पैसे देने के लिए, तो उसमें काफ़ी सारा लीकेज फाउंड होता है। मतलब क्या, बेनिफिशरीज से तक पहुँचने से पहले जो है ये पैसा काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट हो जाता है। काफ़ी सारे डुप्लीकेशंस हमें देखने को मिलते हैं, डुप्लीकेशंस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, आधार लाती है, आधार सिस्टम लाती है, और जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें इसको अप्लाई करना शुरू कर देती है। मतलब क्या, अब डायरेक्टली जो बेनिफिशियरी हैं, डायरेक्टली जो बेनिफिशियरी हैं उसके अकाउंट में गवर्नमेंट पैसा डालना शुरू कर देती है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, केस पुट्टस्वामी केस आता है, केस पुट्टस्वामी केस। अब इसमें 2017 में इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट, केस पुट्टस्वामी क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे सर्वेलेंस कर रही है, एक तरह से सर्वेलेंस और निगरानी कर रही है। मतलब क्या कि आपके पास आधार है,
ठीक है, आपके पास आधार नंबर है फॉर एग्जाम्पल 1000। अब ये आधार आपके इंश्योरेंस से लिंक हो जाएगा, आपने जो कार परचेज करी है उससे लिंक हो जाएगा, आपने गवर्नमेंट स्कीम, आपने हॉस्पिटल में कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करे, हॉस्पिटल में कुछ ऑपरेशन करा है तो हॉस्पिटल में भी आधार लग जाएगा। तो इस आधार के थ्रू फॉर एग्जांपल इस पर्सन को मैं सारी डिटेल्स इसकी निकाल सकता हूँ, इंश्योरेंस की, कार की डिटेल्स, हॉस्पिटल की डिटेल्स सब निकाली जा सकती है। मतलब क्या, गवर्नमेंट एक तरह से सर्वेलेंस इसके सिटीजन पे कर रही है। मतलब क्या, यहाँ पे प्राइवेसी गवर्नमेंट किसी भी सिटीजन की प्राइवेसी जो है छीन रही है। ठीक है, प्राइवेसी जो है गवर्नमेंट छीन रही है। तो यहाँ पे उत्तरशाह में यहाँ पे जाते हैं और केस फाइल करते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोलती है कि राइट टू प्राइवेसी कुछ है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट टू प्राइवेसी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। करेक्ट। दूसरी चीज़ 1952 में 1962 में 8 जज बेंच ने हमें डिस्क्राइब किया था कि राइट टू प्राइवेसी कुछ ऐसा है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, और गवर्नमेंट आप पे सर्वेलेंस कर सकती है, ऐसा कुछ है ही नहीं। 8 जज बेंच ने, और ये 8 जज बेंच ने बोला था। तो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, 9 जज बेंच कंस्टिट्यूट करती है। 9 जज बेंच कंस्टिट्यूट करती है, और सारे जज 9:0 में एक ही बात बोलते हैं कि राइट टू प्राइवेसी जो एक फंडामेंटल राइट है। मतलब क्या, राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। मतलब प्राइवेसी अगर वायलेट हो रही है, और फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है, और प्राइवेसी वायलेट और फंडामेंटल राइट जो है एब्सोल्यूट, लेकिन फंडामेंटल राइट जो है एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब अगर कोई टेररिस्ट किसी फ़ोन कॉल पे बात कर रहा है किसी पर्सन से, तो क्या गवर्नमेंट उसको सर्वेलेंस पे डाल सकती है? हाँ, डाल सकती है, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट की बात है यहाँ पे। तो मतलब क्या, राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, क्योंकि आप पर्सन को भेड़ बकरे को ट्रीट नहीं कर सकते। मतलब क्या, एक पर्सन की डिग्निटी होती है। मतलब गवर्नमेंट को, स्टेट को डिग्निटी मेंटेन करनी है। अगर गवर्नमेंट प्राइवेसी मेंटेन नहीं कर सकता तो पर्सन की डिग्निटी का ही सवाल ही नहीं उठता। बिना प्राइवेसी पर्सन की डिग्निटी मेंटेन ही नहीं हो सकती। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या, राइट टू प्राइवेसी एक लेजिटिमेट और फंडामेंटल राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब क्या, यहाँ पे हम आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मतलब लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव वे। मतलब क्या, अगर आपके पास एक टेररिस्ट है, यहाँ इंडिया में एक टेररिस्ट है, और आपको उसको सर्वेलेंस पे डालना है, तो आप इस टेररिस्ट को सर्वेलेंस पे डालोगे, या फिर सारे कंट्री के पीपल ABCD जितने भी कंट्री के लोग हैं सबको सर्वेलेंस पे डाल दोगे, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को डालोगे? करेक्ट। तो गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि आप डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी फॉलो करो। मतलब क्या, जिन लोगों को लगता है सस्पिशियस लोग हैं उन पे सर्वेलेंस करो, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलेगा, लेकिन आप सारे लोगों पे इस तरह सर्वेलेंस नहीं कर सकते। साथ ही में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है कि आप बेनिफिशियरीज, जब गवर्नमेंट बेनिफिशियरी अपनी स्कीम लॉन्च कर रही है तो उसमें आप आधार कार्ड मांग सकते हो। उसमें आप आधार कार्ड क्या है, कंपलसरी कर सकते हो, क्योंकि नेसेसरी गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करना यूनिक पीपल को। तो यहाँ पे आप बेनिफिशियरी के लिए आधार कार्ड ले सकते हो, लेकिन दूसरी चीज़ों के लिए फॉर एग्जांपल स्कूल एडमिशन्स और दूसरी चीज़ों में आधार कार्ड कंपलसरी नहीं कर सकते। आधार कार्ड कंपलसरी नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे इतना कंप्लीट होता है हमारा। इसके बाद हम प्रियम्बल के एक लास्ट रिसेंट केस पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल बलराम सिंह वर्सेस ओर्स यूनियन ऑफ इंडिया 2024। तो यहाँ पे क्या होता है, बेंच ऑफ चीफ जस्टिस इंडिया संजीव खन्ना एंड जस्टिस संजय कुमार हैज पॉइंटेड आउट
India has developed its own interpretation of secularism, wherein the state neither supports any religion nor penalizes the profession and practice of any faith. Similarly, the term socialism embodies the principle of economic and social justice, wherein the state ensures that no citizen is disadvantaged due to economic or social circumstances. The amending power of parliament over the constitution extends to preamble. तो यहाँ पे बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में केस आता है कि क्योंकि जो सेक्युलर वर्ड वो इमरजेंसी के टाइम पे डाला गया था, इसको आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दो, तो सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को ही रिजेक्ट कर देता है। पहले तो ये बोलता है कि इस पेटी मैटर पे हमारे पास आओ मत। दूसरी चीज़ कि सेक्युलरिज्म एड होने से इंडिया जो सेक्युलर नहीं बना है, इंडिया के पास इसकी खुद की सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन, सेक्युलर की डेफिनेशन है जो इंडिया फॉलो करता है। और यहाँ पे ये बोलती है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हाँ, प्रियम्बल को पार्लियामेंट जो है चेंज कर सकता है, क्योंकि प्रियम्बल जो सब्जेक्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे प्रियम्बल जो है अमेंड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो डेट है, फॉर एग्जांपल कल से अगर अमेंडमेंट भी गवर्नमेंट ये बोल दे कि डेट ऑफ एडॉप्शन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 2025 है, ईयर 2025 है, तो मतलब क्या यहाँ से काफ़ी सारे लोगों की सिटीजनशिप छीन जाएगी। अब गवर्नमेंट 2025 से जो लोग हैं उनको सिटीजनशिप देना स्टार्ट कर देगी, तो ये नहीं हो सकता। मतलब आप प्रियम्बल में जो डेट दी गई है डेट ऑफ एडॉप्शन की, वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन आप दूसरे पार्ट्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है, अमेंड कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट चलते हैं और अब हम आते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पे। तो यहाँ पे नेम, फर्स्ट क्लॉज क्या बोलता है हमारा आर्टिकल 1 क्या बोलता है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। अब क्लॉज 1 क्या बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत शाल बी यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब क्या, इंडिया दैट इज भारत शाल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ पे फेडरेशन मतलब स्टेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे टेरिटरी और यूनियन ऑफ फेडरेशन की बजाय यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा गया, फेडरेशन ऑफ स्टेट की बजाय यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा गया। तो इसका रीज़न डॉक्टर अंबेडकर देते हैं कि इंडिया इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स। मतलब यहाँ पे स्टेट्स ने अग्रीमेंट नहीं किया है, यहाँ पे इंडिया ऑलरेडी कंट्री था और उसने जो है फेडरल पावर जो स्टेट को दी, ठीक है। सेकेंड थिंग, नो स्टेट हैज़ द राइट टू ससीड द यूनियन फ्रॉम द यूनियन। मतलब यहाँ पे कोई स्टेट जो है इंडिया से बाहर नहीं जा सकता, खुद को अलग नहीं कर सकता। इसीलिए क्या बोला गया है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्लॉज 2 पे। द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयरऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। मतलब स्टेट की जितनी भी टेरिटरीज हैं वो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाई की जाएगी, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाई की जाएगी। द टेरिटरीज ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज द टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, मतलब स्टेट्स की टेरिटरीज, द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, जितनी भी यूटीज जो है फर्स्ट शेड्यूल में है, सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल इन फ्यूचर इंडिया ने पाकिस्तान को एक्वायर कर लिया, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को एक्वायर कर लिया, तो क्या सच अदर टेरिटरीज एज मे एक्वायर्ड, ठीक है। तो कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ पौंडीचेरी से। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।